हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैलो एल्केन का नामकरण। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको बताया था हैलो एल्केन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। हैलो एल्केन यदि किसी नॉर्मल कार्बन की श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे हैलो एल्केन बोलेंगे। और उनका वर्गीकरण मैंने तीन प्रकार से किया था, एक मोनो हैलो एल्केन, एक डाई हैलो एल्केन और एक ट्राई हैलो एल्केन। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर दो और हैलो एल्केन बताए गए थे जिसमें आपका बेंजलिक और एलिलिक था। इन सब बातों पर डिस्कशन हो चुका है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इनका नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन। नामकरण समझने से पहले हमें आपको यह समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संस्था है और किसी भी यौगिक का या किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा यही निर्धारित करती है। तो सबसे पहले IUPAC को समझना इंपॉर्टेंट है। यदि आपने IUPAC नहीं समझा तो आप किसी भी हैलो एल्केन या हैलो एरिन का नामकरण नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं हैलो एल्केन क्या है, इसका नामकरण किस प्रकार करते हैं। देखिए, इसकी सबसे पहली जो पद्धति है, दो पद्धतियां हैं जिनके अनुसार हम इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले पद्धति को बोलते हैं निरर्थक या सामान्य पद्धति। निरर्थक या फिर सामान्य पद्धति। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, सामान्य मतलब जो जनरल साधारणतया प्रयोग की जाने वाली पद्धति है। सामान्यतया पद्धति में मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक है। जैसे मैं लिखूं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, एक, उसे बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। सामान्य पद्धति में मोनो हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के साधारणतया नाम एल्किल समूह के साधारण नाम में हैलाइड का नाम जोड़कर बनाए जाते हैं। निरर्थक या सामान्य नाम को सदैव दो अलग अलग शब्दों में लिखा जाता है। आगे मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं, एकदम मजेदार क्लास होगी आपके लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस नामकरण पद्धति में एल्किल समूह के नामकरण के लिए एन, आइसो तथा नियो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन शब्दों का? ध्यान रखना इस बात को। देखिए, मैंने आपको बताया कि तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला आपका है एन, दूसरा आपका है नियो और तीसरा आपका है आइसो। एन, दूसरा आपका आइसो और तीसरा आपका क्या है? नियो। एन, आइसो और नियो। थोड़ा इधर लिखता हूं ना, आपको दिखेगा नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहला है आपका एन, दूसरा है नियो और तीसरा आपका है आइसो। एन, नियो और आइसो। देखिए, जब भी IUPAC की बात आती है तो कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो आपको एकदम समझनी ही पड़ेंगी। बिना उन बेसिक चीजों को समझे आप किसी भी पदार्थ या किसी भी कंपाउंड का, किसी भी हैलो एल्केन या हैलो एरिन का IUPAC नाम नहीं लिख सकते। उन बेसिक चीजों में कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए या फिर बिना इनके आप नहीं कर सकते। देखिए, IUPAC समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। ठीक, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnHn। क्या फॉर्मूला होता है? CnHn। अब देखो, एल्केन का मतलब क्या है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं एन। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्जांपल्स में पहला आपका हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर लिख दूं, अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसके लिए आप लिखेंगे मैथ। अगर कार्बन की संख्या एक है तो उसके लिए हम लिखते हैं मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए हम लिखते हैं एथ। यदि कार्बन की संख्या 3 है तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रोप। और यदि कार्बन की संख्या 4 है तो उसके लिए हम लिखते हैं ब्यूट।
यदि कार्बन की संख्या 5 है तो उसके लिए हम लिखते हैं पेंट, और यदि कार्बन की संख्या 6 है तो उसके लिए हम लिखते हैं हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 7 है उसके लिए हेप्ट, यदि कार्बन की संख्या 8 है तो उसके लिए लिखते हैं, यदि कार्बन की संख्या 8 है तो उसके लिए लिखते हैं आक्ट, ठीक। और आदि कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम जनरली क्या लिखते हैं, एन। मैं एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं इसका। जैसे देखिए, एक इसका नामकरण करना है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप यहां पर आ रहा है एक्स वाला, जिसके अंतर्गत आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, इनका नाम करने में आप A to Z वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। यानी क्लोरीन में आपका C आता है, क्लोरीन में आपका C आता है, फ्लोरीन में आपका F आता है, ब्रोमीन में आपका B आता है और आयोडीन में आपका I आता है। तो सबसे पहले आप B को प्रायोरिटी देंगे। अगर ये चारों एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले आप B को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि A to Z वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो मैं इसका नाम लिखूं, कैसे लिखूंगा देखिएगा ध्यान से। अब मैं उस कार्बन को सबसे कम नंबर देना चाहूंगा जिधर हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इधर ही लगा हुआ है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। अब एक बात बताओ, कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, लिखेंगे 1, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो। कार्बन की संख्या 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखते हैं एन, यानी इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका, 1 क्लोरो प्रोपेन। दूसरा देखो एग्जांपल आप, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। अभी दूसरा देखिए, ठीक। इसका नामकरण करने से पहले देखो, अब हमेशा नंबरिंग इस साइड से करते थे, लेकिन इस बार नंबरिंग हम उस साइड से ना कर इस साइड करेंगे, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है उसको कम से कम नंबर देना है। कम से कम नंबर देने के लिए क्या करेंगे, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन लगा है तो हम लिखेंगे सीधा 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। कार्बन की संख्या टोटल 4 है, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखते हैं एन, यानी इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो कुछ इस प्रकार से हम आईपीएससी नामकरण करते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एल्केन को मैं समझा दूं। इसमें क्या होगा कि जितना नंबर आप कार्बन होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा +2, जितना नंबर आप कार्बन होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा -2, जितना नंबर आप कार्बन होगा उसका उतना ही नंबर आप क्या होगा, हाइड्रोजन। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब सबसे पहला हमारा है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं पूर्व लग्न। इनका प्रयोग कार्बन परमाणुओं की सतत व सीधी श्रृंखला हेतु एल्किल समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं बात करूं,
ठीक। प्रीफिक्स एन, एन का मतलब होता है नॉर्मल। अगर श्रृंखला स्ट्रेट है, श्रृंखला हमारी क्या है, स्ट्रेट है, उसमें कोई शाखा नहीं निकली है। यदि हमारी श्रृंखला क्या है, स्ट्रेट है और उसमें कोई शाखा नहीं निकली है, तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं इसका नाम देखूं तो 1 2 3, 3 मैं लिखूंगा एन, और 3 के लिए मैं लिखता हूं प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपीन। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है। क्या नाम दे दिया मैंने, एन प्रोपेन। अब देखो दूसरे का नाम लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, कार्बन की संख्या 4, मैं सीधा लिखूंगा एन। 4 कार्बन के लिए लिखता हूं मैं ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। अगला मैं देखूं 1 2 3 4 और 1 5, कार्बन की संख्या कितनी है, 5, और चूंकि नॉर्मल है इसलिए इसके प्रीफिक्स एन का प्रयोग किया। इसका प्रयोग कार्बन परमाणुओं की सतत व सीधी श्रृंखला के लिए किया जाता है। एन कार्बन की संख्या 5, 5 को हम लिखते हैं पेंट, और पेंट प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेंटेन। एन मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आसानी से मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगला हमारा क्या है, आइसो। इसका प्रयोग उन एल्किल समूहों के लिए किया जाता है जिस पर श्रृंखला के अंत में मेथिल शाखा उपस्थित रहती है। जैसे ये जो कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये आपका लास्ट कार्बन, इस पे कौन सा ग्रुप उपस्थित है, आइसो का प्रयोग वहां किया जाता है, उस एल्किल समूह के लिए किया जाता है जिस श्रृंखला के अंत में मेथिल समूह पाया जाता है। इस श्रृंखला के अंत में कौन सा समूह लगा है, मेथिल समूह। तो इसको हम साधारण भाषा में नाम दे सकते हैं मेथिल प्रोपेन, या फिर यहां पर अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं, ठीक है। अब देखो ब्रोमीन लगा दूंगा, इसका सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। कैसे, इसको कार्बन नंबर 1 मानना पड़ेगा और इसको कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पर एक ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन, और ब्रोमीन और मेथिल ग्रुप में पहली प्रायोरिटी हम ब्रोमीन को देंगे क्योंकि ब्रोमीन हमारा क्या है, हैलोजन। क्या लिखूंगा मैं, 1 ब्रोमो 1 मेथिल, 1 ब्रोमो 1 मेथिल। कार्बन की संख्या 2 है और 2 को हम क्या बोलेंगे, एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। क्योंकि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन के लिए मैंने लिखा एथ प्लस एन इक्वल टू एथेन। कार्बन नंबर 1 से हमारा मेथिल ग्रुप भी लगा है, कार्बन नंबर 1 से हमारा ब्रोमीन भी लगा हुआ है, लेकिन पहली प्रायोरिटी मैंने ब्रोमीन को इसलिए दी क्योंकि वो हैलोजन है। ठीक है, तो इसके अंत में क्या लगा हुआ है, CH3। दूसरा एग्जाम्पल इसका देखो, ठीक। अब इस श्रृंखला के अंत में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मेथिल। लेकिन अगर इसका मैं साधारण भाषा में नामकरण करूं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, 3 के लिए मैं क्या लिखता हूं, प्रोप। लेकिन उससे पहले भी कार्बन नंबर 2 पर हमारा एक ग्रुप लगा है जिसको हम बोलते हैं मेथिल, तो उस कार्बन नंबर 2 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 मेथिल। कार्बन नंबर 3 के लिए मैंने प्रोप लिखा और सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिया एन, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। कार्बन के लास्ट में मेथिल ग्रुप लगा होना चाहिए, यहां भी मेथिल ग्रुप लगा है और यहां भी मेथिल ग्रुप लगा है, तो सीधी सी बात है आइसो का प्रयोग वहां किया जाएगा जिस कार्बन के लास्ट में कौन सा ग्रुप लगा होगा, मेथिल ग्रुप लगा होगा। आपका मेथिल ग्रुप, यहां भी मेथिल ग्रुप लगा है और यहां भी मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तीसरा है नियो। इसका प्रयोग उन एल्किल समूहों के लिए करते हैं जिनमें श्रृंखला के अंत सिरे पर एक ही कार्बन परमाणु से दो मेथिल समूह जुड़े होते हैं। एक ही कार्बन परमाणुओं से 2 मेथिल समूह, जैसे एक ही कार्बन परमाणु से 2 मेथिल समूह,
एक तो एग्जाम्पल आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इस लास्ट वाले कार्बन पे भी कितने मेथिल समूह उपस्थित हैं? 2। इस लास्ट वाले कार्बन पे भी कितने मेथिल समूह उपस्थित हैं? 2। अब इसका नामकरण करूंगा तो मुझे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, तो ये मिल रही, एक कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमको मिल रही है, 1, 2 और एक ये 3, ठीक है। अब मैं अगर इधर से नामकरण करूं तो कार्बन नंबर 2 पर हमारा एक ग्रुप लगा हुआ है F, तो मैं लिखूंगा 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो, और कार्बन नंबर 2 पर भी एक ग्रुप लगा हुआ है मेथिल, क्या लिखूंगा? 2 मेथिल। 3 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखूंगा N। नाम क्या हो गया? 2 फ्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 फ्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका नामकरण अगर मैं करूं तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे क्या मिल रही है? इसको मान लूं 1, 2, 4, इसको मान लो 1, 2, 3, इसको भी 4 कर सकता हूं, इसी को कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन नंबर 3 पर आपका एक ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, तो मैं लिखूंगा 3 क्लोरो, 3 मेथिल। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट प्लस N इक्वल टू ब्यूटेन, 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। क्या लिखूंगा? 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। तो यहां बात ये थी कि नियो का उपयोग कहां करते हैं? जिस कार्बन के लास्ट में 2 मेथिल ग्रुप लगे हों वहां पर नियो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये साधारण भाषा, मैंने IUPAC नाम लिखा, अगर आप लिखना चाहें तो इन दोनों ग्रुप को यहां से हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ नियो लिखना चाहूं, 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम मैं साधारण भाषा में नियो ब्यूटिल समूह, नियो ब्यूटिल बोल सकता हूं, नियो ब्यूटिल। क्यों बोल सकता हूं नियो ब्यूटिल? नियो ब्यूटिल इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि जब किसी कार्बन समूह के लास्ट में 2 मेथिल समूह उपस्थित हो उसको नियो बोलते हैं। टोटल कार्बन की संख्या 4 है, इसलिए मैंने इसको ब्यूटिल बोल दिया। ये IUPAC नाम का एग्जाम्पल करके मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अगला है IUPAC नाम। देखो इस पद्धति के अनुसार हाइलो एल्केन के नाम को लिखने के यौगिक में उपस्थित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के नाम के साथ उपस्थित हैलोजन परमाणु, नाम के साथ उपस्थित हैलोजन परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पूर्व लग्नों को प्रयुक्त करके कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का नामांकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से हैलोजन परमाणु निकट होता है। हैलोजन परमाणु की स्थिति को उपयुक्त अरेबिक संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि कार्बन श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित हो तो इस स्थिति में इनका नाम प्रतिस्थापी के रूप में वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। A to Z वाला सीक्वेंस, मैंने अभी आपको बताया था A to Z वाला सीक्वेंस। हैलो एल्केन के नामकरण के दौरान IUPAC नामकरण पद्धति के अनुसार सभी नियमों को ध्यान में रखा जाता है। हैलो एल्केन का नाम सदैव एक शब्द के रूप में लिखा जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं क्या बात है एग्जैक्टली ये। हैलो एल्केन में समवायता, ठीक है, समवायता देखेंगे हम कौन कौन सी समवायता है। समवायता का मतलब होता है आइसोमेरिज में। देखो समवायता का शाब्दिक अर्थ क्या है या फिर ये क्या होती है? एक ही टाइप के कंपाउंड को 3 टाइप, मतलब एक ही टाइप के जो कंपाउंड है उनको मैं 3 तरीके से लिखूं। कितने तरीके से? 3 तरीके से या 4 तरीके के, लेकिन वो सब समान होंगे। जिनकी संरचनाएं अलग अलग हों और आणविक सूत्र आपस में क्या हो? समान, उन्हें समवैवी बोलते हैं। जिनके संरचनाएं अलग अलग हों और आणविक सूत्र समान हो उन्हें क्या बोलते हैं? समवैवी, ठीक है। सबसे पहला है हमारा श्रृंखला समवायता। इस प्रकार की समवायता में समवैवियों के कार्बन परमाणु की संरचनाओं में अंतर पाया जाता है।
कार्बन परमाणु की संरचनाओं में अंतर पाया जाता है या फिर भिन्नता पाई जाती है? अंतर या भिन्नता का तात्पर्य क्या है? मैं एग्जांपल दूं आपको। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो इसी का। एक, दो, तीन, चार कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है? 4। हाइड्रोजन 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9। हाइड्रोजन कितना है? 9। क्लोरीन कितना है? 1। इसमें चेक करें, 3 हाइड्रोजन है। 1, 2, 3। कार्बन की संख्या कितनी है? 3। हाइड्रोजन 3, 3, 6 और 3, 9। क्लोरीन कितना है? 1। देखो ये दोनों अरे यार 3, इसमें 4 हो गया। ओ, यहां भी तो 4 ही है। 1, 2, 3 और 1, 4। मैंने क्या बताया कि जिनकी आणविक सूत्र तो समान है, ये दोनों आपस में क्या है? समान, लेकिन संरचना क्या है? अलग अलग। जिनकी संरचना अलग अलग हो और आणविक सूत्र समान हो, वे क्या प्रदर्शित करते हैं? समावयता। और इन दोनों को क्या कह सकता हूं? समावयवी। क्या कह सकता हूं मैं? समावयवी। एक और एग्जाम्पल मैं अगर इसका चाहूं तो ले सकता हूं। ये तीनों एक दूसरे के समावयवी हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल। रहने ही दो, अगले एग्जाम्पल में दूंगा आपको। फिर है स्थिति समावयता। इस प्रकार की समावयता में कार्बन परमाणु, इस प्रकार की समावयता में कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इसका एग्जाम्पल देखो आप। हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न होने का क्या तात्पर्य है? हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न होने का तात्पर्य क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन लगा हुआ है यहां पर। इधर देखो, अगर मैं इसको और ब्रीफली करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? देखो, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 कार्बन इसमें भी है। 1, 2, 3, 4 और 1, 5 कार्बन इसमें भी है। 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11 हाइड्रोजन इसमें है। 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 हाइड्रोजन इसमें है। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन 3 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। कितने नंबर कार्बन पे लगा हुआ है? 3। इसमें हाइड्रोजन 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। यही तो बताती है स्थिति समावयता। इस प्रकार की समावयता में समान कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न स्थितियों पर होते हैं। मतलब इसमें आपका 2 नंबर पे लगा हुआ है और इसमें कितने नंबर पे लगा हुआ है? 3। बाकी यदि इनमें आप देखें तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है? समान है। इसको बोलते हैं स्थिति समावयता। अगला हमारा है प्रकाशिक समावयता। देखो प्रकाशिक समावयता क्या है? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। इस प्रकार की समावयता में उस एल्किल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें असम्मित कार्बन। सर मैं आपको बताऊं असम्मित कार्बन। देखो असम्मित कार्बन क्या होता है? असम्मित कार्बन, जिस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप आपस में समान ना हो उसे बोलते हैं असम्मित कार्बन। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ये रहा कार्बन,
कहने का मतलब ये है कि असममित कार्बन वो है जिस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप आपस में समान ना हो, उस कार्बन को कहा जाता है असममित कार्बन। ठीक है, अगर मैं असममित कार्बन के बीच में कोई एक शीशा लगा दूं, क्या लगा दूं? शीशा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझिएगा। असममित कार्बन तो आप समझ गए होंगे, क्या ये चारों ग्रुप आपस में समान हैं? आप कहेंगे सर नहीं। तो ऐसे कार्बन जिसमें लगे हुए चारों ग्रुप आपस में समान ना हो, उसे असममित कार्बन बोलता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप सिर्फ। यहां CH3 लगा दिया, दूसरे स्थान पर क्लोरीन लगा दिया, तीसरे स्थान पर हाइड्रोजन लगा दिया और चौथे स्थान पर लगा दिया C2H5। ठीक, इधर से मैंने एक दर्पण लगा दिया। क्या लगा दिया? दर्पण। ठीक, अब ये असममित कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इससे लगे हुए चारों ग्रुप आपस में समान नहीं है। जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये सारी स्थिति पलट जाएगी। जैसे इधर बनाऊं, अगर ये हाइड्रोजन उस साइड चला जाएगा, यहां आ गया, क्लोरीन आपका यहां आ जाएगा और जो आपका C2H5 है वो सेम उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार वो लगा हुआ था, C2H5। इसका भी कलर थोड़ा चेंज ही कर देता हूं, C2H5। और हाइड्रोजन आपका उसी पोजीशन पर लगा रहेगा जिस पोजीशन पर वो लगा था। तो प्रकाशित समवायता का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं कोई असममित कार्बन लूं और उसके साइड में दर्पण लगा दूं तो जो स्थिति है ग्रुप की वो बदल जाएगी, इसीलिए उसको असममित कार्बन या इस प्रकार की समवायता को प्रकाशिक समवायता कहा जाता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप मेरी बातों को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। IPSC थोड़ा क्लियर कर लीजिए, जिससे हाइलो एल्केन और हाइलोरिन में आने वाली समस्याएं जो हैं वो मेनली आपका IPSC ही है। अगर आप IPSC क्लियर करते हैं तो ज़्यादा तक समस्याएं स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। और आज जो मैंने IPSC बताया उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चीज़ों का नाम लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। कल नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें आपको थोड़ा और ब्रीफ में, आज मैंने आपको सिर्फ एल्केन बताया है, कल एल्कीन और एल्काइन के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। सभी को जय हिंद।